हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं और शिक्षण का क्या महत्व है, शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं और शिक्षण की कुछ प्रमुख विद्वानों के द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। तो ये शिक्षण की जो अवस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार से आप लोगों के एक शिक्षक बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिसको जानने के बाद आप जब शिक्षक बनेंगे तो उसके अनुसार अपना शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद फिर शिक्षण की जो स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, तो किस क्लास के बच्चों को किस प्रकार के लेवल के अनुसार टीचिंग करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग को एक एक करके देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले टीचिंग के बारे में। टीचिंग की सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टीचिंग के बारे में। ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब किसके अंतर्गत आता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी। यानी ये चीजें आपको बीएड में भी पढ़ने को मिलेंगी, बीटीसी में भी मिलेंगे, डीएलएड में भी मिलेंगे और नेट का जो फर्स्ट पेपर का एग्जाम होता है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे प्रारूप में बनाया है कि ये सभी लोगों के लिए कंबाइंड हो। तो ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए उपयोगी है। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आती है, यानी शैक्षिक तकनीकी और आईसीटी से रिलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि शैक्षिक तकनीकी का ही उपयोग करके अच्छे तरीके से कोई भी टीचर अपने क्लास में बच्चों को टीचिंग कराता है और फिर बच्चों को अच्छे तरीके से अधिगम कराता है। तो बिना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग किए ये सब चीजें सही तरीके से करना संभव नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। देखिए, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति यानी शिक्षक दूसरे व्यक्ति यानी विद्यार्थी को ज्ञान, कौशल, व्यवहार या मूल्यों को सीखने में सहायता करता है। यानी एक व्यक्ति टीचर्स के द्वारा दूसरे व्यक्ति स्टूडेंट या विद्यार्थी को ज्ञान, कौशल, व्यवहार या मूल्य सिखाने में जब सहायता की जाती है तो इसी को कहा जाता है शिक्षण। देख, इस प्रक्रिया में केवल सूचना देना नहीं होता है, बल्कि विद्यार्थियों में सोचने, समझने और लागू करने की क्षमता का भी विकास करना होता है। यानी इसमें जो कुछ भी बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो उसका मकसद केवल ये नहीं होता है कि बच्चे उसको रट लें, ये नहीं होता, बल्कि उनको सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और फिर उस सीखे गए चीज को अपने जीवन में उपयोग करने की क्षमता विकसित करना होता है। इसका उदाहरण देखिए, जब एक शिक्षक गणित के सूत्र को केवल समझाता नहीं है बल्कि बच्चों को अभ्यास कराकर स्वयं हल करना सिखाता है तो यह एक प्रभावी शिक्षण माना जाता है। यानी एक टीचर के द्वारा बच्चों को केवल सूत्र रटा न दिया जाए, बल्कि उस सूत्र का अभ्यास कराया जाए, उस सूत्र से रिलेटेड ढेर सारे सवाल हल कराए जाएं, जिससे उस बच्चे को वो सूत्र अपने आप याद रहे और उसका उपयोग करके वो सवालों को हल करना सीख जाए। अब देखिए, शिक्षण की परिभाषाएं दी गई हैं कुछ विद्वानों के द्वारा, तो उन परिभाषाओं को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, क्लारेंस जे बर्न्स के द्वारा शिक्षण की क्या परिभाषा दी गई है कि शिक्षण एक प्रेरणा, मार्गदर्शन, निर्देशन और सीखने को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। देखिए, इन्होंने कहा कि शिक्षण क्या है? प्रेरणा देने की प्रक्रिया है, मार्गदर्शन प्रदान करने की, निर्देशन देने की और सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से देखिए, मॉरिस एल बीगे के द्वारा इसकी क्या परिभाषा दी गई है? इन्होंने कहा है कि शिक्षण एक अंतर्वैयक्तिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। उसी प्रकार देखिए, एडमंड एमिडन ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संपन्न होती है। फिर देखिए, बीओ स्मिथ के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है? इन्होंने कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। उसी प्रकार से देखिए, रायबर्न ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं: शिक्षण, बालक और पाठ्य वस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। उसी प्रकार से देखिए, बर्टन के अनुसार क्या कहा गया कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा,
पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। उसी प्रकार से देखिए ह्यू एवं डंकन के अनुसार क्या कहा गया कि शिक्षण एक ऐसी विशिष्ट व्यावसायिक, विवेकपूर्ण तथा मानवीय क्रिया है जिसमें व्यक्ति सृजनात्मक एवं कल्पनात्मक रूप से स्वयं तथा स्वयं के ज्ञान का उपयोग अधिगम और दूसरों के कल्याण के समर्थन हेतु करता है। फिर देखिए वार्क के अनुसार इसकी क्या परिभाषा दी गई है। इन्होंने कहा है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके प्रारूप का निर्माण एवं उसकी संपन्नता इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। यानी इन परिभाषाओं से एक कंक्लूजन क्या निकल के आया कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, विभिन्न प्रकार के निर्देशन से, प्रेरणा से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और छात्रों को बेहतर जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके अंदर कौशल का विकास किया जाता है। अब देखिए शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए पहली विशेषता क्या है कि शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया यानी टू वे प्रोसेस है। इसका मतलब कि अच्छा शिक्षण तभी माना जाएगा जब शिक्षक बच्चों को कुछ बताए और बच्चे फिर उस शिक्षक से डाउट होने पर कोई प्रश्न पूछे। यानी शिक्षक को बच्चों के जो भी डाउट हैं उनको अच्छे तरीके से क्लियर कर देना होगा और बच्चे डर कर कोई भी चीज शिक्षक से नहीं सीखेंगे बल्कि एकदम खुले तौर पर संवाद के माध्यम से। देखिए शिक्षण केवल शिक्षक की प्रक्रिया ही नहीं है, यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच संवाद और सहभागिता से होता है। इसका उदाहरण देखिए शिक्षक सवाल पूछता है, छात्र उत्तर देते हैं, इससे दो तरफा संवाद होता है। दूसरा विशेषता इसका क्या, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यानी बिना किसी उद्देश्य के शिक्षण करना नहीं चाहिए और नहीं किया जाता है। यानी ये पर्पसफुल एक्टिविटी है। शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है बल्कि विद्यार्थी के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए देखिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक बच्चों को सामाजिक मूल्यों का भी बोध कराता है। तीसरी विशेषता क्या है देखिए, सीखने की दिशा में प्रयास यानी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लर्निंग। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य होता है सीखना। यदि विद्यार्थी नहीं सीख पा रहा है तो शिक्षण अधूरा माना। यानी शिक्षण कराने का मकसद ही होता है कि शिक्षार्थियों को कुछ न कुछ चीजें सिखाया जाना। अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं तो शिक्षण अधूरा माना जाता है। चौथी विशेषता है कि शिक्षण शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है। यानी लर्नर सेंटर्ड प्रक्रिया है, न कि टीचर सेंटर्ड। यानी शिक्षण जब भी कराया जाएगा तो बच्चों को ध्यान में रखकर, बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षण कराया जाएगा। देखिए आधुनिक शिक्षण विधियां विद्यार्थियों की रुचि, स्तर और आवश्यकता के अनुसार तय की जाती हैं। उदाहरण देखिए धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण तकनीकें अपनाई जानी चाहिए। फिर देखिए अगली विशेषता इसकी क्या है, यह एक निरंतर प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शिक्षण एक बार की क्रिया नहीं है बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हर दिन हर अनुभव से चलती रहती है। यानी टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने एक दिन करा दिया और फिर उसी के आधार पर बहुत दिनों तक ऐसे चलता नहीं। ये हमेशा होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। अगली विशेषता देखिए ये अनुशासित प्रक्रिया यानी यह एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है। इसमें बिना किसी योजना के, बिना किसी अनुशासन के कोई भी चीज सिखाना संभव नहीं होता है। इसके द्वारा देखिए यह संगठित प्रक्रिया कही जाती है, योजनाबद्ध प्रक्रिया कही जाती है। इसमें टीचर्स के द्वारा पाठ्य योजना बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं और फिर लास्ट में छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। अगली विशेषता देखिए क्या है कि इससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। इससे कि अच्छा शिक्षण जब किया जाता है तो वह केवल जानकारी नहीं देता बल्कि सोचने, करने और व्यवहार करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव लाता है। अब देखिए शिक्षण के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ टीचिंग। जैसे देखिए पहली स्थिति है कि एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक स्वच्छता से संबंधित पाठ पढ़ाता है। तो इससे रिलेटेड प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले कि वह बच्चों को वीडियो दिखाकर जागरूक करता है, फिर कक्षा में चर्चा करता है और अंत में बच्चों से घर पर सफाई का एक कार्य करने के लिए कहता है। यानी पहले उसने स्वच्छता से रिलेटेड पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया और फिर
उस पाठ से रिलेटेड स्वच्छता से संबंधित बच्चों को कुछ वीडियो दिखाई गई और फिर उस वीडियो के बाद अंत में बच्चों से सफाई का कार्य करने के लिए वह कहता है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि बच्चों में स्वच्छता के प्रति आदतें विकसित होती हैं और यह एक प्रभावी शिक्षण का उदाहरण माना जाएगा। यानी टीचर्स के द्वारा जब ऐसा किया जाएगा तो बच्चे उस चीज को खुद से करके सीख जाएंगे और यह एक प्रभावी शिक्षण माना जाएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं शिक्षण के लेवल यानी शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखिए शिक्षण अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। उनको नए नए कौशल सिखाए जाते हैं, नए ज्ञान प्रदान किए जाते हैं और उनको भविष्य में इन सब कौशलों और ज्ञान का उपयोग करने के योग्य बनाया जाता है। तो देखिए शिक्षण को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है जो विद्यार्थी की मानसिक क्षमता और विषय की जटिलता के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए पहला है स्मृति स्तर जिसको मेमोरी लेवल कहा जाता है, दूसरा है बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। ये अलग अलग स्तर अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए होते हैं और इसमें अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर का शिक्षण क्या होता है। तो देखिए इसे शिक्षण का सबसे निचला और प्रारंभिक स्तर माना जाता है। इसमें विद्यार्थी केवल तथ्यों, परिभाषाओं, नियमों आदि को याद करते हैं, यानी यह सबसे निम्न स्तर का शिक्षण है, बहुत लो लेवल का है। इसमें बच्चों को परिभाषाएं याद कराई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के फैक्ट को याद कराए जाते हैं, रटाए जाते हैं, उनको नियमों को याद कराया जाता है। इस स्तर के शिक्षण को देखिए हर्बर्टियन मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इसको हर्बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। इस स्तर पर विचारहीनता की प्रधानता रहती है, यानी इसमें छात्रों को किसी भी प्रकार के विचार करने की छूट नहीं दी जाती है बल्कि उनको चीजें रटाई जाती हैं। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक का उद्देश्य छात्रों की स्मरण शक्ति अथवा स्मृति का विकास करना होता है, यानी इस प्रकार के टीचिंग में टीचर चाहता है कि बच्चों की जो याद करने की क्षमता है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देखिए शिक्षक सूचनाओं तथा तथ्यों को व्यवस्थित रूप से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत, यानी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत बेहतर हो जाए, उनको चीजें जल्दी याद होने लगे, इसके लिए देखिए वो व्यवस्थित रूप से छात्रों के सम्मुख जो है अपने जो कंटेंट को है वो प्रस्तुत करता है। तो देखिए इसमें इसकी प्रक्रिया में क्या क्या तत्व होते हैं। तो सबसे पहला देखिए तत्व क्या होता है कि छात्रों को अधिगम कराना यानी लर्निंग, फिर उनके उन सब चीजों की धारणा कराना, उनको रिटेंशन कराना, फिर जरूरत पड़ने पर उस चीज को दोबारा रिकॉल करना, उस चीज की पुनर्पहचान करना, दोबारा पहचान करना और लास्ट में फिर इसका पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन करना। उदाहरण के लिए देखिए क्या है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक बच्चों को पहाड़े याद कराता है और फिर कुछ दिन के बाद बच्चों को वो चीजें सुनाने के लिए कहता है। तो बच्चे क्या करेंगे कि पहले याद करेंगे, फिर अपने मस्तिष्क में उस चीज को धारण करेंगे। जब टीचर्स के द्वारा पूछा जाएगा तो बच्चे उसको रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद फिर उसको पहचानेंगे और पहचान के बाद फिर टीचर के सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो यही इस प्रकार के 5 स्टेज में प्रक्रिया होती है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती है मेमोरी लेवल की टीचिंग की। इसमें केवल रटना और दोहराना शामिल होता है, इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें शिक्षक और छात्र के बीच किसी भी प्रकार की अंतः प्रक्रिया नहीं होती है, यानी यह पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर्स जो कुछ भी बताता है बच्चे उसको मानते हैं और उसको सुनते हैं। इस प्रकार का जो शिक्षण होता है देखिए ज्ञानात्मक स्तर का होता है, यानी इस प्रकार के शिक्षण का मतलब ही होता है कि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करना, उनको चीजों को रटा देना। इससे देखिए छात्र को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती, यानी छात्र को अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं करने दिया जाता। इसमें कक्षा का जो वातावरण होता है वो बहुत ही नीरस रहता है। नीरस करने का मतलब हो गया कि बच्चे अपने तरीके से कुछ भी नहीं करते हैं, हर चीज टीचर्स के द्वारा ही कही जाती है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो ये क्लास जो है पूरी तरह से बोरिंग होती है। स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। इस प्रकार के शिक्षण में देखिए व्याख्यान तथा पुस्तक पाठन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में टीचर्स बच्चों के सामने लेक्चर देता है, चीजों को सुनाता है या फिर उनको
पुस्तकों को पढ़वाता है और बाद में उन चीज़ों को याद करने के लिए कहता है। इस प्रकार के शिक्षण में देखिए छात्रों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहते हैं, यानी वो एक्टिव नहीं रहते हैं, सक्रिय नहीं रहते, बल्कि निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। वो अपने टीचर्स की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको रटते हैं, याद करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान का संचय, यानी बच्चों को ढेर सारी चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करके उनको चीजों को केवल रटा देना। इसके लिए देखिए सबसे उपयुक्त वर्ग क्या है कि इस प्रकार का शिक्षण प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि उस स्तर के छात्रों को बहुत सी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो उन सब चीज़ों को जानकारी प्रदान करने के लिए टीचर्स को उनको ये चीज़ें याद करानी पड़ती हैं। जैसे देखिए छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनको अक्षर का ज्ञान होता है, न संख्या का ज्ञान होता है, न और भी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो उनको क्या होगा, इन सब चीज़ों का ज्ञान कराने के लिए पहले उन चीज़ों को याद कराना पड़ेगा, तब जाके वो उन सब चीज़ों का आगे भविष्य में उपयोग कर पाएंगे। अब देखिए इस प्रकार के शिक्षण के लिए हर्बर्ट के द्वारा एक मॉडल दिया गया था, जिसके लिए देखिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया और इन्हीं के नाम पर इसका हर्बर्टियन मॉडल भी नाम रखा गया है। देखिए ये जो हर्बर्ट थे ये जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और इन्होंने स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान को दिया था, जिसलिए इनको इसका प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने देखिए स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का वर्णन निम्न सोपानों में किया है। सबसे पहला इन्होंने बताया है कि उद्देश्य, यानी टीचिंग करने का कोई न कोई उद्देश्य होगा। फिर उसके लिए कोई स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, संरचना या सिंटेक्स तैयार किया जाएगा। फिर इसमें सामाजिक प्रणाली यानी सोशल सिस्टम को अपनाया जाएगा और फिर लास्ट में मूल्यांकन प्रणाली यानी पढ़ाए गए चीज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इन 4 स्टेजेस में इन्होंने अपने इस मॉडल को प्रस्तुत किया है। तो देखिए सबसे पहले उद्देश्य को हम लोग देख लेते हैं। उद्देश्य में इन्होंने क्या कहा कि छात्रों द्वारा तथ्यों को रटने पर बल देते हुए निम्न क्षमताओं को विकसित करना होता है। सबसे पहले छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को सबल बनाना होता है, उनको मानसिक तथ्यों का प्रशिक्षण देना होता है, उनमें तथ्यों, सूचनाओं तथा सिद्धांतों को रटने पर बल देना है, सीखे हुए तथ्यों को याद रखना, उनका प्रत्यास्मरण और पुनः प्रस्तुत करना है। इसका देखिए जो सिंटेक्स है, संरचना है, इसको इन्होंने 5 पदों में बांटकर बताया, इसीलिए इसको देखिए हर्बर्ट की पंच पद प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी संरचना में ये 5 पद कौन कौन से हैं? तो देखिए 5 पदों में सबसे पहले क्या है कि टीचर्स के द्वारा प्रस्तावना या तैयारी की जाएगी, यानी कैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, उनके पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए सबसे पहले उनसे प्रश्न पूछना। देखिए पूर्व ज्ञान की जांच के लिए प्रश्न पूछना है और फिर उनसे उद्देश्य करना है, उद्देश्य कथन करना है। फिर उसके बाद देखिए इसका प्रस्तुति करना है, यानी प्रेजेंटेशन करना है क्लास में। छात्रों के सहयोग से देखिए पाठ का विकास, विभिन्न शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सहायक सामग्री का प्रयोग, पाठ को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, तथ्यों, सिद्धांतों, परा का स्पष्ट तथा उनकी व्याख्या करना। यानी इन सारी चीज़ों को जो भी टीचर्स को पढ़ाना है वो क्लास में बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा और जिस तरीके से पढ़ाना है, जो विधि अपनाना है, जिस कौशल का उपयोग करना है, वो सारा चीज टीचर इसमें उपयोग करेगा। फिर बाद में इसका स्पष्टीकरण करेगा और तुलना करेगा, यानी बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया गया है उस चीज को एकदम क्लियर करेगा और सभी तथ्यों में आपस में रिलेशन बनाते हुए उनकी तुलना करते हुए बच्चों को चीज़ों को बताएगा। इसके बाद फिर लास्ट में उसको सामान्यीकरण करेगा, यानी इसका जनरलाइजेशन करेगा और छात्रों को खुद से सोचने समझने के अवसर तथा कुछ सामान्य नियम, सिद्धांत व नियमों का प्रतिपादन करेगा। और लास्ट में फिर इस चीज का क्या करेगा कि प्रयोग करवाएगा बच्चों से, यानी उनके ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए उसका प्रयोग भी आवश्यक है। इसलिए शिक्षक पुनरावृत्ति प्रश्न पूछकर ज्ञान के प्रयोग अथवा उसका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग का पता लगाता है। यानी सबसे पहले प्रस्तावना होगी, प्रेजेंटेशन होगा, फिर तुलना होगा, फिर उसके बाद उसका जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण होगा और लास्ट में उसका अनुप्रयोग होगा। अब देखिए इसकी सामाजिक प्रणाली क्या है, सोशल सिस्टम। कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, इस सामाजिक प्रक्रिया के वाहक होते हैं शिक्षक एवं छात्र। तो इस स्तर पर शिक्षक अधिशील क्रियाशील रहता है, अधिक छात्रों के व्यवहार को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखता है, जिसके फलस्वरूप छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में कार्य करते हैं।
शिक्षक का कार्य है पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना तथा छात्रों को प्रेरणा प्रदान करना। अब इसकी देखिए मूल्यांकन प्रणाली क्या है, इवेल्युएशन सिस्टम। इस स्तर के शिक्षण में परीक्षा में भी रटने पर ही बल दिया जाता है। यह प्रणाली मुख्यतः निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ होती है, यानी इस प्रकार से प्रणाली से जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों को जब मूल्यांकन किया जाता है तो उनके सामने निबंध आधारित प्रश्न या ऑब्जेक्टिव आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। मौखिक रूप में भी परीक्षा ली जाती है। इसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष की ही जांच होती है, यानी उनके समझ की जांच नहीं होती बल्कि ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव लेवल की जांच की जाती है। अब देखिए अगला है बोध स्तर का शिक्षण, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस प्रकार के शिक्षण में देखिए क्या होता है कि पहले स्मृति स्तर का शिक्षण कराया जाना आवश्यक होता है, यानी पहले बच्चों को मेमोरी लेवल की टीचिंग कराई जा चुकी रहती है, तभी अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग कराई जानी संभव होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को पहले से तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में गहराई से नॉलेज नहीं है, वो टीचर इसमें बताएगा उनको। देखिए इस प्रकार के शिक्षण के अभाव में बोध स्तर के शिक्षण में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होता, यानी अगर कोई बच्चे को स्मृति स्तर का शिक्षण नहीं कराया गया है तो बोध स्तर का शिक्षण कराना संभव नहीं होगा। बोध स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण के आगे की अवस्था है। इस स्तर पर विद्यार्थी किसी तथ्य या सिद्धांत को समझते हैं और उसका अर्थ निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि शिक्षक बच्चों को बताता है कि बारिश कैसे होती है और वह इसे चित्रों और प्रयोगों से समझाता है, यानी क्लास में टीचर्स के द्वारा वर्षा के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो वो वर्षा की पूरी प्रक्रिया को बच्चों के सामने चित्र के माध्यम से व्याख्या करके समझाएगा। इस प्रकार के शिक्षण की देखिए विशेषता क्या होती है कि बोध स्तर का शिक्षण विचारपूर्ण होता है, यानी इसमें विचार किया जाता है, चीजों को बेहतर तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करके उसको क्लियर किया जाता है। इस प्रकार का शिक्षण देखिए बोध केंद्रित होता है। इस स्तर का शिक्षण छात्रों में सामान्यीकरण, सूझबूझ तथा समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करता है। इस प्रकार के शिक्षण में प्रत्यास्मरण, पहचानना, व्याख्या करना तथा बुद्धि युक्त व्यवहार निहित होता है, यानी इसमें बच्चे किसी चीज को याद करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और इसमें बुद्धि युक्त व्यवहार का उपयोग करते हैं। इसमें छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसमें शिक्षक व छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है। यह मुख्य रूप से तथ्यों और सिद्धांतों का बोध कराने से संबंधित होता है। इसमें शिक्षण सोपानों का प्रयोग भी क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, यानी टीचिंग को कई स्टेप्स में कराया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण का उद्देश्य देखिए क्या होता है कि बच्चों को अर्थ को समझाना और उसका कारण उनको जानने की क्षमता विकसित करना। इस प्रकार के शिक्षण के लिए कौन सा वर्ग उपयुक्त है? तो माध्यमिक स्तर के छात्रों को, यानी इस प्रकार का शिक्षण माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त होता है, उन्हीं को इस प्रकार के शिक्षण कराया जाता है। अब देखिए इससे संबंधित में मॉडल प्रस्तुत किया गया था मॉरिसन के द्वारा, यानी मॉरिसन नामक मनोवैज्ञानिक ने इस स्तर के शिक्षण के लिए मॉडल दिया था, जिसके इनके नाम पर ही इसको मॉरिसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। देखिए इस स्तर के यानी बोध स्तर शिक्षण के प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मॉरिसन है, इसलिए इसे मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान या मॉडल कहा जाता है। इस प्रतिमान के भी देखिए 4 तत्व होते हैं, जैसे उसमें थे पहले उद्देश्य, फिर उसकी संरचना, फिर सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली, यानी हर मॉडल को 4 तत्वों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है और जिसकी संरचना जो है उसको भी 5 स्टेप्स में प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसको पंचपद प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इन तत्वों को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। सबसे पहला क्या है कि उद्देश्य, यानी टीचिंग की जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से टीचिंग की जा रही है। तो देखिए इस प्रतिमान का जो उद्देश्य होता है छात्र द्वारा प्रत्ययों पर स्वामित्व प्राप्त कर लेना, अर्थात छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करना, यानी इस प्रकार के टीचिंग का उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो कुछ भी बताया जाए बच्चे आप उस चीज को अच्छे तरीके से सीख लें और वो स्वामित्व करने का मतलब होता है कि वो उनका अपना हो जाए, यानी वो उसके मालिक हो जाए, उनको जब चाहे जैसे उस चीज का उपयोग कर सकते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मॉरिसन ने विषय वस्तु को कई यूनिट्स यानी इकाइयों में विभक्त करने को कहा है, जिससे विद्यार्थी सामान्यीकरण कर सके। यानी इसमें इन्होंने कहा है कि बच्चों को जो चीजें पढ़ाई जाएं वो कई यूनिट्स में बांट कर बताई जाएं, सिखाई जाएं,
जिससे बच्चे उसका सामान्यीकरण बहुत आसानी से कर सके। इसके देखिए संरचना को जिस प्रकार से हर्बर्ट ने 5 भागों में बांटा था, उसी प्रकार इसकी भी संरचना को देखिए 5 सोपानों में बांटा गया है। और ये हैं, सबसे पहला है अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, यानी किसी चीज के बारे में खोज करना, जानकारी इकट्ठा करना। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशन करना। फिर बच्चों को उस चीज का आत्मसातकरण कराना, यानी बच्चों के एसिमिलेट कराना उस सब चीजों। फिर चौथा है उन सारी चीजों को जो बताई गई हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, और सबसे लास्ट में उसका वर्णन करना। देखिए अन्वेषण में क्या किया जाता है कि इसमें 3 क्रियाओं को करना पड़ता है। सबसे पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है, फिर पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके अवयवों को तर्कपूर्ण और मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, और तथा लास्ट में निश्चित करना कि पाठ्य वस्तु की इकाइयों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। यानी सबसे पहले बच्चों को ज्ञान का पता लगा लिया जाए और फिर उस पाठ्य वस्तु का तर्कपूर्ण विश्लेषण करके उसके हर अवयव का, हर कंपोनेंट का क्या किया जाए, मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित कर लिया जाए। अभी पढ़ाना नहीं है, पहले सही तरीके से क्रम वाइज बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए उसको सबसे तरीके से तैयारी कर लिया जाए, और फिर बाद में यह निश्चित कर लिया जाए कि इस यूनिट्स को किस तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब देखिए दूसरा काम हो जाएगा प्रस्तुतिकरण करना। अब हर चीज पहले से सब कुछ व्यवस्थित कर ली गई है, अब इसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, और इस स्टेज में टीचर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो देखिए शिक्षक 3 क्रियाएं करेगा। सबसे पहले पाठ्य वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, फिर वो छात्रों की कठिनाइयों का निदान करेगा। यदि छात्रों को इन सब चीज़ों को समझने में समस्या आ रही है, वो चीज़ें उनको सही तरीके से नहीं समझ में आ रही हैं, तो फिर उसको वो टीचर क्लियर करने का प्रयास करेगा। फिर पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति कराएगा, जिससे कि वह छात्रों की समझ में आसानी से आ जाए। यानी जो चीज़ें वो पढ़ाया रहेगा उसको फिर से एक बार रिपीट करेगा बच्चों के सामने। अब इसके बाद देखिए आत्मसातकरण या परिपाक की सिचुएशन आएगी। इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि प्रस्तुतिकरण के पश्चात शिक्षक यह देखता है कि छात्र नवीन ज्ञान को समझ तो गए, पर वह परिपाक के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी वो देखता है कि बच्चे इस चीज को अब समझ गए, अब वो अपने उस दिमाग में इस जानकारी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, यानी एसिमिलेट करेंगे, यानी आत्मसातकरण करेंगे। इसके लिए देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। परिपाक का उद्देश्य पाठ्य वस्तु की गहनता पर बल देना, यानी बच्चों को इस चीज का आत्मसात कराने करने का मतलब होता है कि पाठ्य वस्तु कितनी गहन तरीके से बच्चों को समझ में आई है कि नहीं। परिपाक में छात्रों को व्यक्तिगत क्रियाएं कराने पर विशेष बल दिया जाता है। परिपाक के समय छात्रों को प्रयोगशाला और पुस्तकालय में स्वयं जाकर कार्य करना पड़ता है, यानी बच्चों के मस्तिष्क में वो चीज़ों अच्छे तरीके से एसिमुलेट कराने के लिए उनको खुद से लेबोरेटरी या लाइब्रेरी में जाकर काम करना पड़ता है। परिपाक का जो कालांश होता है पर्यवेक्षण अध्ययन यानी सुपरवाइज स्टडी का होता है। शिक्षक व छात्र दोनों ही इसमें सक्रिय रहते हैं। परिपाक द्वारा छात्रों को सामान्यीकरण के अवसर दिए जाते हैं, यानी एसिमिलेशन के द्वारा छात्रों को जनरलाइजेशन का भी मौका दिया जाता है। छात्र इकाई में दिए हुए अनेक प्रकार के दृष्टांतों और उन पर आधारित सामान्यीकरण के मध्य संबंध देख, यानी इकाई में विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण दिए गए रहते हैं, दृष्टांत दिए गए रहते हैं, उन पर आधारित जो सामान्यीकरण होता है उनके बीच में वो संबंधों को अच्छे तरीके से देखते हैं और उसमें संबंध बनाते हैं, रिलेट करते हैं। अब देखिए अगला है व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यवस्था कालांश में छात्रों को पाठ्यवस्तु को पुनः प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया, यानी अब इसमें छात्रों को दोबारा प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा और छात्र पाठ्यवस्तु को बिना किसी की सहायता से अपनी भाषा में लिखते हैं या टीचर्स को बताते हैं। इसमें देखिए व्याकरण, गणित आदि विषयों में पुनः प्रस्तुतिकरण का कोई महत्व नहीं होता है। अतः छात्र व्यवस्था कालांश से वर्णन कालांश में पहुंच जाते हैं। अब देखिए इसमें वर्णन करेंगे यानी रिसाइटेशन करेंगे। वर्णन कालांश में छात्र पाठ्यवस्तु को शिक्षक तथा अपने साथियों के सम्मुख मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसमें संगठन के समय प्रस्तुत विवरण अत्यंत सूक्ष्म और संक्षिप्त होता है, जबकि आवृत्ति या वर्णन के अंतर्गत लिखित विवरण एक लेख या अध्याय की तरह होता है। अब इसकी देखिए सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, यानी बोध स्तर के शिक्षण में सामाजिक प्रणाली बदलती रहती है। प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है,
जबकि परिपाक यानी एसिमिलेशन के समय में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों क्रियाशील, यानी शुरू शुरू में जब प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो टीचर ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन प्रस्तुति करने के बाद यानी एसिमिलेशन की जब स्टेज आती है तो टीचर और विद्यार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक निर्देशन देता है और छात्रों को आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। अब इसकी मूल्यांकन प्रणाली क्या है कि इस बोध स्तर के शिक्षण में विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें देखिए व्यवस्था कालांश के अंत में लिखित परीक्षा तथा वर्णन कालांश में मौखिक परीक्षा होती है। उसी प्रकार से देखिए विभिन्न सोपानों में मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की परीक्षा ली जाती है, जिनके द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जा सके। अब देखिए, अब तीसरा जो लेवल है वो चिंतन या परावर्ती स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। यह जो है लेवल जो है शिक्षा का सबसे उच्च स्तर का लेवल होता है, जिसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और विश्लेषणात्मक निर्णय लेते हैं। यानी इस प्रकार की जो टीचिंग होती है ऊंचे क्लास के बच्चों के लिए होती है, जैसे हायर सेकेंडरी यानी इंटर या डिग्री कॉलेज के बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पूरी छूट रहती है, पूरी आज़ादी रहती है, वो अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, उनके ऊपर टीचर्स का दबाव नहीं रहता है। देखिए, इस स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि इससे पहले स्मृति एवं बोध स्तर का शिक्षण छात्र कर चुके हैं, तभी इस स्तर का शिक्षण सफल। यानी इस स्तर की टीचिंग करने के लिए छात्रों को पहले मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग कराई जा चुकी हो रही, यानी उनको शुरू शुरू में पहले कक्षाओं में अच्छे तरीके से याद कराया गया हो और चीज़ों को समझाया गया हो, तभी वो बड़े क्लास में इस तरह की जो स्टडी कर पाएंगे। इस स्तर के शिक्षण के लिए 3 प्रमुख तत्व होते हैं। सबसे पहला है चिंतन यानी थिंकिंग, दूसरा है तर्क यानी रीजनिंग और तीसरा है अंतर्दृष्टि यानी सूझ। यानी बच्चे पहले चिंतन करते हैं, फिर तर्क करते हैं और फिर अपने इनसाइट यानी सूझ का उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, एक शिक्षक छात्रों को एक सामाजिक समस्या जैसे प्रदूषण के बारे में बताता है या उससे संबंधित क्वेश्चन देता है और उनसे कहता है कि वे इसके कारण और समाधान स्वयं खोजें। यानी टीचर ने बच्चों को एक टॉपिक दे दिया और कहा कि आप इसका कारण ढूंढिए और फिर इसका कैसे आप समाधान करेंगे वो खुद से आप ढूंढिए। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, अपने से विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे और फिर अपने शिक्षक के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार के देखिए शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है कि इसमें विश्लेषण, आलोचना और मूल्यांकन तीनों शामिल होता है। यह शिक्षण अधिक विचार युक्त होता है। इस स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। इसमें पाठ्यवस्तु को गहनता और गंभीरता से अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए, यह छात्रों को अग्रसारित करने और स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। यानी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए और स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी इसमें छूट दी जाती है, आज़ादी दी जाती है। छात्रों द्वारा मौलिक चिंतन पर बल दिया जाता है, यानी छात्र अपने द्वारा खुद से सोचते हैं, किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेते हैं। इसमें सृजनात्मक संबंधी कार्यों में सहायता मिलती है, यानी नए नए कार्य करने से लिए इसमें बहुत सहायता मिलती है। बच्चे अपने तरीके से नए चीज़ों को ढूंढते हैं। इसमें कार्य उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इसमें रचनात्मक एवं स्वतंत्र सोच का विकास होता है। इस प्रकार के शिक्षण का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है कि समस्या का समाधान करना और नवाचार करना। इस प्रकार का देखिए शिक्षण अभी मैंने बताया आप लोगों की उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है। इसके लिए देखिए जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था बीगे तथा हंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसीलिए इसको बीगे तथा हंट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बीगे और हंट मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस स्तर के शिक्षण के जो प्रतिमान हैं उनको भी देखिए 4 सोपानों में बांटा गया है, जैसे पहले के 2 लेवल में हम लोगों ने देखा। सबसे पहले देखिए क्या होता है, इसका भी उद्देश्य होता है, जिसमें इस स्तर के शिक्षण मॉडल के निम्नलिखित 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित कैसे की जाए, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास कैसे किया जाए, विद्यार्थियों में स्वतंत्र और मौलिक चिंतन शक्ति का विकास किस प्रकार से किया। यानी ये 3 उद्देश्य इसमें होते हैं पहले स्टेप। फिर इसकी देखिए संरचना जो होती है वो उन दोनों से डिफरेंट होती है। उसमें क्या था, सिंटेक्स
5 पदों में विभाजित था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो संरचना होती है वो समस्या की प्रकृति पर निर्धारित की जाती है। जैसी समस्या होगी उसी प्रकार की संरचना बनाई जाएगी। तो इसमें देखिए समस्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है व्यक्तिगत समस्या और दूसरी होती है सामाजिक समस्या। तो व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए मुख्य रूप से 2 आयामों का अनुसरण किया जाता है, जिसमें देखिए जॉन डीवी की समस्यात्मक परिस्थिति और कर्ट लेविन की समस्यात्मक परिस्थिति के आधार पर इसमें कार्य किया जाता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए देखिए विद्यालय, घर व समाज का वातावरण महत्वपूर्ण होता है। इसमें अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सामाजिक प्रणाली में समझा जा सकता है, यानी इससे संबंधित जो बातें हैं वो सामाजिक प्रणाली में समझी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत समस्या के समाधान में 2 आयामों का विवरण देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जॉन डीवी की समस्यात्मक परिस्थिति। इनकी देखिए जो समस्यात्मक परिस्थिति है इसमें व्यक्तिगत समस्या को निम्न 2 परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं दिखाई देती हैं। इसे वह पथ रहित परिस्थिति के रूप में जानता है और उसको परिभाषित करता है। इसमें होता क्या है कि छात्र जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है और मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं तब उसे तनाव हो जाता है। इसलिए वह उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में के लिए समाधान सोचता है। इस प्रकार उसके सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कोई प्रॉब्लम आए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़े तो उसके मार्ग में बाधा आएगी और उस बाधा की वजह से वो तनाव में आएगा और फिर उसके वजह से उसके सामने जो परिस्थिति होगी वो समस्यात्मक परिस्थिति हो जाएगी। इसके बाद देखिए जब व्यक्ति को 2 लक्ष्य समान रूप से आकर्षित करते हैं, यानी व्यक्ति को 2 लक्ष्य दिख रहे हैं और दोनों के प्रति वो अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम 2 चीज़ों की तैयारी एक साथ करें। अगर हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अगर यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम टीचर्स की भी तैयारी करेंगे, हम टीचर्स भी बन सकते हैं। तो इसे इसमें दिखाया गया है कि 2 लक्ष्य समान रूप से आकर्षित करते हैं। तब उसके सामने यह समस्या होती है कि किस उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। इसे 2 नोक वाली पथ परिस्थिति कहा जाता है। अब बच्चे के सामने समस्या आती है कि सबसे पहले किस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो देखिए जो 2 समान आकर्षित करने वाले लक्ष्य होते हैं, इस परिस्थिति में व्यक्ति में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह उनमें से किस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और किस प्रकार व्यक्ति के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती आती है कि एक ही लक्ष्य को 2 मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है और दोनों ही मार्ग सुगम। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि जो उनका एक लक्ष्य है उसको 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और दोनों ही तरीके बहुत आसान होते हैं। यहाँ व्यक्ति किस मार्ग का अनुसरण करे यह तनाव की स्थिति हो जाती है और समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न। यानी 2 मार्ग हैं, दोनों ही मार्ग आसान है, लेकिन उस मार्ग में से चुनना कौन से मार्ग को है ये स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाता है और उस परिस्थिति में उसके मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए दूसरा दिया गया है कर्ट लेविन की समस्यात्मक परिस्थिति। इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है जिससे उसका व्यवहार नियंत्रित होता है। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य के अनुसार उसके व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का देखिए अपना जीवन क्षेत्र होता है जिसकी प्रकृति सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अधिक होती है। व्यक्ति और लक्ष्य की स्थिति तनाव उत्पन्न करती है जिससे समस्यात्मक परिस्थिति बन जाती है। तनावग्रस्त परिस्थितियां व्यक्ति के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक आकर्षण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से होता है। उक्त परिस्थितियों में देखिए व्यक्ति की तनावमय स्थिति हो जाती है और समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए चिंतन स्तर शिक्षण की संरचना के प्रथम पक्ष में शिक्षक छात्रों के लिए समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है। इसकी सामाजिक प्रणाली देखिए क्या होगी। चिंतन स्तर के शिक्षण में कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं खुला हुआ होता है। ऐसे वातावरण में जो शिक्षक होता है उसका स्थान गौण होता है तथा विद्यार्थी का स्थान बहुत प्रमुख होता है। इस स्तर पर शिक्षक के 3 कार्य होते हैं। पहला, विद्यार्थियों के सामने समस्या प्रस्तुत करना। कोई टॉपिक बच्चों को दे देना और वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो समस्यात्मक प्रकृति का होना, यानी किसी प्रकार की
जो मुद्दे चल रहे हैं, कोई इश्यू चल रहा है तो उससे संबंधित होना चाहिए। शिक्षण के समय वाद विवाद तथा सेमिनार का प्रयोग करना, विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर यानी लेवल ऑफ एस्पिरेशन को ऊंचा उठाना। यानी 3 कार्य टीचर करता है, पहले समस्या प्रस्तुत करता है, फिर उसके लिए बच्चों के सामने डिस्कशन, वाद विवाद और सेमिनार का प्रयोग करता है, और बच्चियों के जो आकांक्षा स्तर होता है, एस्पिरेशन लेवल होता है, उसको ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। इसमें देखिए, समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी स्वयं ही सक्रिय एवं संवेदनशील होते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थियों में स्वतः प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा दोनों का विशेष महत्व होता है। इसकी देखिए मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है कि इस स्तर के शिक्षण की निरूपतियों यानी ऑब्जेक्टिव्स के लिए परीक्षा उपयोगी नहीं होती। यानी इस प्रकार की टीचिंग में परीक्षा का कोई बहुत खास महत्व नहीं होता है। इसमें विद्यार्थियों की क्षमताओं का उचित मूल्यांकन केवल निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा ठीक प्रकार से किया जाए। यानी इस प्रकार के टीचिंग में बच्चों के सामने बड़े बड़े ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें बच्चा अपने दिमाग से मौलिक रूप से सोचकर प्रश्न का उत्तर लिखे, या कोई समस्या है तो उसका हल अपने तरीके से वो देने का प्रयास करे। इस स्तर पर छात्रों की परीक्षा लेते समय क्या किया जाता है कि छात्रों की अभिवृत्ति एवं विश्वासों का मूल्यांकन करना चाहिए। उनकी अधिगम की क्रियाओं की तल्लीनता की जांच की जानी चाहिए, यानी कितने रूप तरीके से वो कितने एक्साइटेड हैं अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए। और इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि उनकी आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमताओं का विकास हुआ है कि नहीं। अब देखिए, हम लोग आते हैं स्टेजेस ऑफ टीचिंग। जैसे लेवल ऑफ टीचिंग 3 प्रकार की थी, तो उसी प्रकार से स्टेजेस ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के चरण जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार की अवस्थाएं भी होती हैं। देखिए, शिक्षण में जो क्रियाएं होती हैं उनका विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षण क्रियाएं ही छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती हैं। तो शिक्षण की जो क्रियाएं होती हैं उनका क्रमबद्ध विश्लेषण निम्नलिखित 3 सोपानों में किया जा सकता है। पहला जो सोपान है उसको देखिए शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था यानी प्री एक्टिव स्टेज के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो अवस्था सोपान होता है उसको शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था यानी इंटरएक्टिव स्टेज कहा जाता है। और तीसरी जो स्टेज है उसको शिक्षण की अंतिम अवस्था यानी पोस्ट एक्टिव स्टेज कहा जाता है। यानी कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि कोई भी टीचर टीचिंग करने से पहले इन्हीं 3 स्टेज का उपयोग करता है। सबसे पहले क्या करता है कि वो तैयारी करता है, यानी टीचिंग करने से पहले वो जो कुछ भी करता है वो सब पहले स्टेज में आता है। दूसरे स्टेज में टीचर बच्चों के सामने क्लास में अपने कंटेंट को प्रस्तुत करता है। और तीसरा स्टेज जो होता है कि प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों का मूल्यांकन करता है। तो देखिए, जो पहला प्री एक्टिव स्टेज है जिसको पूर्व शिक्षण चरण कहा जाता है, इसमें क्या क्या चीजें की जाती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले शिक्षण के लिए योजना तैयार की जाती है। इससे पूर्व शिक्षक जो भी कार्य करता है वे सभी इसी सोपान के अंतर्गत आते हैं। यानी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर्स के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो सब इसी में आता है। शिक्षण की यह जो पूर्व तत्परता अवस्था है इसमें निम्नलिखित क्रियाएं टीचर्स के द्वारा, यानी महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य टीचर करता है। सबसे पहले वो शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। उसके बाद पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेता है। फिर प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध रूप से व्यवस्था करता है, यानी कैसे कैसे हमको कौन कौन से स्टेज में पढ़ाना है। शिक्षण की युक्तियों और प्रविधियों के संबंध में निर्णय लेता है, यानी शिक्षण को किस विधि किस तरीके से पढ़ाएगा, बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। विषय पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करता है। फिर पाठ्य योजना बनाता है। शिक्षण सामग्री तैयार करता है, यानी लेसन प्लान बना लेगा और कौन कौन से शिक्षण सामग्री उसमें उपयोग करेगा अपनी टीचिंग के दौरान वो भी तैयार करेगा। इसका उदाहरण देखिए कि यदि किसी शिक्षक को गणित पढ़ाना है तो गणित पढ़ाने से पहले वो प्रश्नों की सूची तैयार करेगा, चार्ट बनाएगा और फिर अभ्यास तैयार करेगा, तब जाके कक्षा में बच्चों के सामने अपना जो है पाठ पढ़ाना शुरू करिए। पहले से वो रेडी होके आता है कि मुझे बच्चों से किस किस प्रकार के प्रश्नों को हल करवाना है, किन किन प्रश्नों को मुझे क्लास में बताना है। फिर उससे रिलेटेड चार्ट बनाएगा और फिर अभ्यास क्वेश्चन जो है वो बच्चों के सामने तैयार करके लाएगा और उनको देगा प्रैक्टिस करने के। अब देखिए, दूसरा जो स्टेज है
वो है सक्रिय शिक्षण चरण यानी इंटरएक्टिव स्टेज। इसमें देखिए क्या होता है कि टीचर अब क्लास में बच्चों के सामने अपने कंटेंट को प्रस्तुत करेगा। इसको देखिए द्वितीय सोपान शिक्षण या अंतः प्रक्रिया स्तर के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिन क्रियाओं को शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते समय करता है। इस अवस्था में देखिए पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इससे संबंधित देखिए P.W. जैक्सन ने कुछ कथन दिए हैं, कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षण की अंतः प्रक्रिया जो है पक्ष की व्याख्या इस प्रकार होती है, जिसमें शिक्षण अंतः प्रक्रिया स्तर पर शिक्षक अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, अनुक्रिया करना, व्याख्या करना तथा निर्देशन देना। यानी इतने सारे कार्य जो है टीचर क्लास में बच्चों के सामने करता है। इस चरण में कक्षा में देखिए वास्तविक कक्षा शिक्षण होता है, जहां शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आमने सामने होते हैं। तो कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? पाठ को पढ़ाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, फिर उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, कक्षा के आकार की अनुभूति की जाती है, उद्दीपनों का चयन किया जाता है, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और युक्तियों का उपयोग और उनका विस्तार किया जाता है। यानी सबसे पहले देखिए काम क्या होगा, ये मैंने बाद में लिख दिया है। तो सबसे पहले वो कक्षा की आकार की अनुभूति करेगा। यानी कोई भी टीचर जब क्लास में इंटर करता है तो इंटर करते ही पहले वो क्लास की आकार को देखते हैं, यानी क्लास में बच्चे कितने बैठे हुए हैं, बच्चे किस तरह के हैं, यानी कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, वो सारे क्लास में पहले एक नज़र दौड़ाता है और उसके बाद तब फिर वो अपना जो कंटेंट है वो बच्चों के सामने सबसे पहले वो पहुंचेगा, क्लास का आकार देखेगा, फिर बच्चों से अपना इंट्रोडक्शन करेगा, बच्चों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेगा या अपने बारे में बताएगा और उसके बाद फिर पाठ के बारे में बताएगा कि हाँ मुझे आज ये पाठ पढ़ाना है बच्चों आप लोगों को। तो इससे संबंधित वो चीज़ें अब पढ़ाना शुरू करेगा और समझाएगा, फिर प्रश्न पूछेगा। उसके बाद फिर देखिए क्या करेगा, संवाद और सहभागिता, यानी बच्चों से डिस्कशन करेगा और उसमें बच्चों को भी सहभागी बनाएगा, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया भी लेगा, बीच बीच में फीडबैक भी लेगा और फिर छात्रों की जो कठिनाइयां होंगी, समस्याएं होंगी, उनका निदान करेगा। उदाहरण के लिए देखिए शिक्षक बोर्ड पर उदाहरण देकर पढ़ाता है और बच्चों से सवाल करता है, यानी उदाहरण दे देगा बोर्ड पर, पढ़ाएगा और बच्चों से बीच बीच में सवाल करेगा। अब देखिए जो तीसरी अवस्था है वो पश्च शिक्षण चरण यानी पोस्ट एक्टिव स्टेज है। इसे शिक्षण की देखिए अंतिम अवस्था या उत्तर क्रिया अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है, यानी इसमें अब जो कुछ भी बच्चों को बताया गया है, सिखाया गया है, अब टीचर उसका इवेल्युएशन करता है। देखिए इसका जो मूल्यांकन का कार्य है निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसके द्वारा कक्षा में कराए गए शिक्षण का प्रभाव छात्रों पर कैसा हुआ है, उनके व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन आया है। यदि वांछित व्यवहार परिवर्तन नहीं आया है तब भविष्य में वांछित व्यवहार लाने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन शिक्षण प्रविधि में किए जाने चाहिए। इसके लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जाती, यानी टीचर्स सब कुछ पढ़ा लेगा, उसके बाद फिर जांचेगा कि बच्चों को चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं, बच्चों के व्यवहार में बदलाव हुआ है कि नहीं। यदि व्यवहार में बदलाव नहीं हुआ है तो मुझे फिर से टीचिंग करनी चाहिए कि नहीं, या मुझे अपने शिक्षण विधियों में बदलाव करना चाहिए कि नहीं। तो इस सब चीज़ों को जांचने के लिए वो क्या करता है, बच्चों का पहले टेस्ट लेगा, फिर उनको होमवर्क देगा, फिर उनसे फीडबैक और परिणाम का विश्लेषण करेगा, तब जाके यह जो है लास्ट स्टेज कंप्लीट होती है। इसमें देखिए उदाहरण के रूप में क्या देखते हैं कि पाठ पूरा होने के बाद शिक्षक एक लघु परीक्षा लेता है और विद्यार्थियों की प्रगति पर ध्यान देता है, यानी सब कुछ करने के बाद बच्चों का एक शॉर्ट जो है टेस्ट ले लेगा और उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इनसे संबंधित संक्षेप में तालिका एक बनाई है मैंने, जिसको आप लोग शॉर्टकट में क्लियर कर सकते हैं। ये लेवल ऑफ टीचिंग और स्टेज ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। जैसे देखिए जो पहला लेवल ऑफ टीचिंग होता है जिसको मेमोरी लेवल कहा जाता है, इसका उद्देश्य होता है बच्चों को चीज़ों को याद कराना,
उदाहरण देखिए, जैसे पहाड़ा याद कराना। देखिए छोटे क्लास में बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ये सब याद कराया जाता है। दूसरा जो लेवल है बौद्धिक लेवल, उसमें क्या कराया जाता है, उद्देश्य होता है बच्चों को चीज़ों को समझाना, यानी वर्षा की प्रक्रिया को समझाया गया, ये उदाहरण हो गया। और चिंतन स्तर वाला जो होता है तीसरा स्तर, इसमें सोच कर हल निकालने, यानी बच्चों को खुद से सोचकर किसी समस्या का हल निकालना सिखाया जाता है। इसमें देखिए पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या दिया गया और उस पर बच्चों से समाधान बताने के लिए कहा गया। उसी प्रकार देखिए जो स्टेजेज हैं तीनों हैं, उसमें सबसे जो पहला स्टेज है उसमें क्या किया जाता है कि योजना बनाई जाती है टीचर के द्वारा, जैसे पाठ्य योजना बनाना। दूसरा जो सेकंड स्टेज है यानी इंटरएक्टिव स्टेज, इसमें टीचर्स क्या करता है, पढ़ाता है क्लास में बच्चों को जाकर और उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है, उनको समझाता है। और जो तीसरा स्टेज है जिसको पोस्ट एक्टिव कहा जाता है, इसमें बच्चों का मूल्यांकन करता है, उसके लिए टेस्ट लेता है और सुधार करता है, यानी अपने टीचिंग के तरीके में सुधार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने टीचिंग के बारे में, टीचिंग की विशेषताओं के बारे में, टीचिंग की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में और शिक्षण के स्तर और अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और मैंने इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से सरल तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत डिटेल फॉर्म में तैयार किया था। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबा है, लेकिन आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इतना बड़ा कंटेंट इसका तैयार किया था, यानी इसमें आपको अब अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इससे पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में हल करने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखिए मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।